हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 42 ऑफ डीपीएसपी। कहने को तो ये आर्टिकल बहुत छोटा है, पर इस आर्टिकल के मोटिवेशन या स्पिरिट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, ठीक है। और अगर इस आर्टिकल को रेफरेंस लेते हुए अगर उन सारे एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। पर मैंने प्रयास किया है कि मैं लेक्चर को शॉर्ट रखूं, एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव रखूं, ताकि आपको जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। सबसे पहले आर्टिकल 42 का हम ओरिजिनल टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। यानी कि आर्टिकल 42 सरकार को ये निर्देश दे रहा है कि सरकार को वर्कर्स के लिए उनके वर्क प्लेस पे जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस को इंश्योर करना चाहिए, और महिलाओं को, ठीक है, अगर वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं और उसके दौरान अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार का मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बात हो रही है। यानी सरकार ऐसे लेजिस्लेशन बनाए जिससे कि वर्कर्स को उनके वर्क प्लेस पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन इंश्योर करे और महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ के प्रोविजंस बनाए। अब देखिए, जस्ट का मतलब होता है फेयर, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय। अब देखिए, आर्टिकल 42 के स्पिरिट में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं। पहला है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और दूसरा है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इन दोनों ही एक्ट को मैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे आपको बताऊँगा सॉरी। और द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अलावा वर्कर्स के वेलफेयर या उनके सेफ़ वर्किंग कंडीशन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए जो गवर्नमेंट ने अदर एक्ट्स बनाए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर मैं आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट इसलिए बनाया था बिकॉज इस एक्ट से पहले जो भी महिलाएं फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थी, अगर वो अपने एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करती थी तो एम्प्लॉयर उनको लीव देने के बजाय यूजुअली उनको उनके जॉब से फायर कर देते थे। फायर करने का मतलब है महिलाएं अपने मैटरनिटी की वजह से, ठीक है, अपने प्रेगनेंसी की वजह से वो अपनी जॉब्स खो देती थीं। तो उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके मैटरनिटी पीरियड में उन्हें रिलीफ देने के लिए इन दो ऑब्जेक्टिव के लिए एक्ट बनाया गया। अब देखिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो कोई महिला अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है, दोनों जगह उन्हें इस एक्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखिए, इस एक्ट के अंदर सिर्फ इस एक्ट के अंदर उन्हीं महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 80 दिन के लिए एम्प्लॉयड रही हूँ इन द पास्ट ईयर, ठीक है। पास्ट ईयर का देखिए क्या मतलब है। आज जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो आज है 21 अगस्त 2022, यानी 21 अगस्त 2022 है आज के दिन। तो अगर मैं 21 अगस्त 2022 के हिसाब से पास्ट ईयर कैलकुलेट करूं तो वो होगा आपका 21 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2022, ठीक है। तो आज के डेट से अगर मैं इसका पिछला साल देखूं, ठीक है, पास्ट ईयर का मतलब है पिछला साल, तो आज की डेट के हिसाब से जो पिछला साल बनेगा वो होगा 21 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2022, ठीक है।
तो अगर पास्ट ईयर यानी कि करंट डेट से पिछले 1 साल के अंदर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई महिला कम से कम 80 डेज़ के लिए एम्प्लॉयड रही हों, ठीक है, और उस 80 डेज़ एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। और अगर ऐसी कोई महिला इस एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई करती हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट, उनको बेनिफिट्स देनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं देता है देन दैट वीमेन कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कोर्ट उनके लिए इस एक्ट को इन्फोर्स करेगा, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अब देखिए कि इस एक्ट के अंदर क्या सहूलियत मिलती है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपने देख लिया कि किसी फीमेल को पास्ट ईयर में 80 डेज़ एटलीस्ट 80 डेज़ एम्प्लॉयड होना चाहिए। पास्ट ईयर का मैंने मतलब बता दिया कि इस आज के दिन से पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, इसको 2017 में गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस आए, देखिए जो ओरिजिनल एक्ट था, ठीक है, यानी कि 1961 का जो एक्ट था उसमें किसी फीमेल को उसके मैटरनिटी पीरियड में 12 वीक्स का पेड लीव मिलता था, ठीक है। 12 वीक्स का मतलब है 84 डेज, तो 84 डेज का पेड लीव मिलता था। लेकिन 2017 में इसको अमेंड करके गवर्नमेंट ने किसी फीमेल को उसके मैटरनिटी पीरियड में 26 वीक्स का पेड लीव प्रोवाइड की। यानी कि अब अगर कोई महिला अपने एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई करती है तो उसे 182 डेज, 26 वीक्स का मतलब है 182 डेज़ का पेड लीव मिलेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, बिकॉज एक महिला को चाइल्ड बर्थ से 3 महीने पहले और चाइल्ड बर्थ के 3 महीने तक तो रिलीफ मिलना ही चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है और ये बहुत अच्छा एक्ट है, ठीक है। सो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर वो सभी महिलाएं इंटाइटल्ड हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट ईयर में यानी पिछले 1 सालों में कम से कम 80 दिन काम की हों, ठीक है। और अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको 182 डेज़ का पेड लीव मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या प्राइवेट उन्हें ये देने से मना करती है, डिनाई करती है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं। कोर्ट उन्हें ये बेनिफिट इंश्योर करेगा बिकॉज दिस इज़ लॉ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को। सॉरी, देखिए द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो फैक्ट्री का डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी वर्क प्लेस या कोई भी प्रीमाइस जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर वर्कर्स को जो सहूलियत मिलती है वो उनके मतलब इस एक्ट के अंदर वर्कर्स को सहूलियत मिलती है इन मामलों पे, ठीक है, उनके हेल्थ को लेके, उनके सेफ्टी को लेके, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, उनके लीव को लेके, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ वर्कर्स मतलब अगर कोई वर्कर अगर उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट कर रही है तो उसे लीव मिलनी चाहिए, ठीक है। उसको एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो भी उसके मेडिकल, अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर उस वर्कर के हेल्थ को कोई इंजरी होती है, अगर वो उसके मतलब अगर उसके लिम्स को मतलब हाथ पैर या उसके किसी बॉडी पार्ट को या उसके किसी भी हेल्थ को इंटरनल अगर लंग्स या हार्ट किसी भी तरह की इंजरी होती है, ठीक है, तो उस केस में वर्कर के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या उसको कॉम्पनसेशन देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। दूसरा, सेफ्टी एट वर्क प्लेस का क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योर करे कि जो भी मशीन्स एंड टूल्स हैं फैक्ट्री में वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ऑयलिंग और ग्रीसिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। और दूसरी बात है कि जो भी मशीन एंड टूल्स हैं फैक्ट्री में,
ठीक है, जो अंडर ऑपरेशन है, उनको टाइम टू टाइम, ठीक है, फिक्स इंटरवल पे उनका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनका क्वालिटी चेक होना चाहिए। अगर कोई मशीन वियर एंड टियर की है, ठीक है, अगर किसी मशीन का डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसे उस पे और काम करना हजार्डस हो सकता है, यानी वो ब्रेक कर सकता है, तो उस केस में ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उन मशीन्स टूल्स को वो रिप्लेस कर दे विद न्यू वंस, ठीक है। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को लेके, मतलब मैंने बताया कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वर्क के दौरान इंजर्ड होता है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, उसको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलनी चाहिए उसके वर्किंग प्रीमाइस के अंदर, ठीक है। क्लीन टॉयलेट मिलना चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल के लिए सेपरेट क्लीन टॉयलेट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए फैक्ट्री में, ठीक है। क्लीन वर्किंग इन्वायरमेंट है, यानी जो भी फ्लोर वॉल्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और जो वर्कर है उसको अदर सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लाइक प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़, ठीक है। और अगर हम लीव की बात करें तो संडे शुड बी द हॉलीडे टू ईच वर्कर, और मिनिमम 14 डेज़ का उन्हें पेड लीव मिलना चाहिए एक साल में। तो ये सारी सहूलियत तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर मिलती हैं किसी भी वर्कर को। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंदर वर्कर्स के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी डिफ़ाइन किए गए हैं, यानी कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर से एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले सकता, ठीक है। यानी एक वीक में कोई भी वर्कर मैक्सिमम 48 आवर्स ही वर्क करेगा किसी फैक्ट्री में, प्लस एक दिन में कोई भी एम्प्लॉयर किसी वर्कर से 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। और अगर आप 9 आवर्स से ज़्यादा काम लेते हैं इन इमरजेंसी केस, देन यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा वर्क अलाउंसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क आवर इन अ वीक विल बी 48 आवर्स, मैक्सिमम वर्क आवर इन अ डे शुड बी 9 आवर्स। इससे ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई से काम कराता है तो जो भी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने वाले इंस्पेक्टर हैं, इफ़ दे फाइंड सच वायलेशंस, देन उस फैक्ट्री के ऊपर या उसके एम्प्लॉयर के ऊपर पेनाल्टीज़ इम्पोज किए जाएंगे, ठीक है। और ये सारे प्रोविजंस इसी एक्ट के अंदर हैं। क्या पेनाल्टीज़ होंगे, मैंने इस एक्ट के अंदर नहीं देखा है, पर कोई भी इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, मान लीजिए कि अगर वर्क प्लेस पे मेल फीमेल के लिए क्लीन टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, या फिर उनको प्रिस्क्राइब्ड आवर से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो इन सारे ही केस में फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 का वायलेशन होगा। इन दैट केस जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है, वो अगर इन वायलेशंस को पाता है, देन ही विल पेनलाइज दैट फैक्ट्री और द एम्प्लॉयर ऑफ दैट फैक्ट्री। अब द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अलावा गवर्नमेंट ने जो अदर एक्ट्स बना रखे हैं वर्कर्स के सहूलियत के लिए, वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी अगर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में मेल फीमेल एम्प्लॉयड हैं, तो अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं और सेम नंबर ऑफ आवर्स कर रहे हैं, इन दैट केस बोथ ऑफ देम शुड बी पेड इक्वल वेज और सैलरी। और ये इक्वल न्यूमरेशन एक्ट 1976 के अंदर आता है, यानी अगर आप इसको वायलेट करते हैं, देन यू विल द फैक्ट्री ओनर और एम्प्लॉयर विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बनाया मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, यानी कोई भी वर्कर है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स को कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स को कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, वो ये एक्ट प्रिस्क्राइब करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बनाया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत 3 तरह के कोर्ट्स बनाए गए फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहला लेबर कोर्ट, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स और तीसरा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, ठीक है।
और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 42 के स्पिरिट में, मतलब ये जो भी एक्ट हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, इक्वल न्यूमरेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये इन सभी एक्ट के अंदर मतलब ये जो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन है, इसके भी प्रोविजंस कवर होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्ट आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 इन दोनों के ही स्पिरिट में बनाए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 42। मैंने आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उतना कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि उसमें जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थे वो आपको मिल गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 42। थैंक यू सो मच।